नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोईवाला में सीएम धामी ने एसडीआरएफ मुख्यालय का किया लोकार्पण। 100 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण, कहा निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। सक्षम 2023 का आईआईपी का उद्घाटन, मंत्री धन सिंह रावत ने की शिरकत। ऊर्जा संरक्षण के लिए नए उपायों और पहलों को अपनाने का बुनियादी जोर। हरिद्वार में खरीफ कृषक महोत्सव का शुभारंभ, मंत्री गणेश जोशी ने कृषि रथों को दिखाई हरी झंडी। विशेष गांव-गांव जाकर करेंगे जानकारी। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई। 188 को जारी किया नोटिस। करीब 22 लाख की वसूली। और उत्तराखंड में एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी। अगले 3-4 दिनों तक मौसम बदलने के आसार। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश का भी संभावना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 23 हेक्टेयर में बना बेहद आधुनिक एसडीआरएफ ट्रेनिंग सेंटर 100 करोड़ की लागत से वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाया गया है। जौलीग्रांट में स्थित एसडीआरएफ वाहिनी का ये मुख्यालय बेहद आधुनिक और सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। जो मजारी का अग्निशमन केंद्र भी डोईवाला केंद्र ऋषिकेश क्षेत्र के बेहद उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय का लोकार्पण करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने में उत्तराखंड राज्य का एसडीआरएफ वाहिनी का मुख्यालय जौलीग्रांट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें कि एसडीआरएफ वाहिनी की प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। एसडीआरएफ के जवानों ने सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उनका वेलकम किया गया। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी और एसडीआरएफ की महानिदेशक रिद्धिमा अग्रवाल ने मुख्यमंत्री धामी के साथ एसडीआरएफ के नए मुख्यालय का निरीक्षण किया। जो एसडीआरएफ मुख्यालय के इस भवन का, जिसमें 2 बड़ी योजनाएं लोकार्पित हुई हैं, इनके लोकार्पण से निश्चित रूप से एसडीआरएफ वैसे भी बहुत अच्छा काम तमाम आपदा के समय में उन कठिन परिस्थितियों में लगातार करती रही है और इसके लोकार्पित होने से एक अच्छा स्थान यहाँ पर हो जाएगा और जिससे समय समय पर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे प्रशिक्षण के कार्यक्रम और भविष्य में ये लगातार ये ट्रेनिंग सेंटर ये लगातार चलता रहे। इन भवनों का जो लोकार्पण हुआ है ये हमारे साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी आपदा के और अन्य जो हमारे जोखिम भरे समय होते हैं उनके एक संस्थान के रूप में काम करेगा। एसडीआरएफ का जो हेडक्वार्टर है, आज इसका लोकार्पण हुआ है। अभी तक जो फर्स्ट फेज का कार्य समाप्त हुआ है उसमें प्रशासनिक भवन हमारा तैयार हो गया है। साथ ही साथ सेकंड फेज में हमारा पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड रेडी होगा। ये ट्रेनिंग सेंटर की तरह विकसित होगा। ट्रेनिंग में हम लोग सिर्फ आपदा से संबंधित ट्रेनिंग, लेकिन एसडीआरएफ के साथ साथ होमगार्ड्स, पीआरडीज, हमारे पुलिस के, फायर के, साथ साथ पब्लिक के वॉलंटियर्स, एनजीओज, इन सबको ट्रेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बने हुए 10 साल हो गए थे और पूरा मुख्यालय अभी जाकर के बना है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक की परियोजना से इस मुख्यालय को बनवाया और आज उसका लोकार्पण किया। इसी तरह से डोईवाला में फायर स्टेशन की बहुत आवश्यकता थी, वो भी बनकर के तैयार हो गया, आज उसका भी लोकार्पण हुआ। सक्षम 2023 का उद्घाटन आईआईपी देहरादून में किया गया। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में ऊर्जा संरक्षण के लिए नए उपायों और पहलों को अपनाने का जोर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, इसलिए ये आवश्यक है कि हमें पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत ने देश की प्रगति के लिए दुर्लभ संसाधनों को लंबे समय तक चलाने के लिए हमारी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जो है ऊर्जा संरक्षण के लिए जो एक टारगेट फिक्स किया है नेट जीरो की ओर 2030, उसके लिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक बहुत व्यापक अभियान आप लोग चला रहे हैं और मैं अपने वर्मा जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि हर साल की भांति इस साल भी वो जो है पर्यावरण के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए
हमारे उत्तराखंड के स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह कार्यक्रम करते हैं। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं अपनी ओर से सभी जितने भी हमारे नए बच्चे हैं कॉलेजों के, उन सबको हमने 3 मंत्र दिए हैं कि एक तो टीबी मुक्त उत्तराखंड, एक हमको साक्षर उत्तराखंड करना है और एक हमको पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड को सबसे अग्रणी राज्य बनाना है। तो इसके लिए हम भी पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ में काम। हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद में जिला स्तरीय रफी कृषक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का किसानों, क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला स्तरीय रफी कृषक महोत्सव के तहत 6 किसान रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिला स्तरीय कृषक महोत्सव के तहत किसान रथों में सवार होकर कृषि वैज्ञानिक और विशेष किसानों के गांव-गांव तक जाएंगे और विशेषज्ञ आधुनिक खेती की जानकारी देंगे। विजय देवरारी, मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार ने इस संबंध में जिम्मेदारी अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सभी कृषक रथों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। कार्यक्रम के संचालन के लिए मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां सभी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को रोज कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी। ये मानना है कि आज जितने हमारे यहाँ कर्मचारी की कमी है, हम शीघ्र ही उनकी भर्ती कर रहे हैं। उसके बाद ये कमी जो है शिकायतें दूर होगी। है ना कि हमारे यहाँ कुछ जितने कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए उसके अपेक्ष में कर्मचारी कम है। शीघ्र ही हम भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और उसके बाद जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जब उनकी हम मांग के अनुरूप कर्मचारी होंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। हम यहाँ रवाना कर रहे हैं, ये न्याय पंचायत तक जाएंगे और इनके माध्यम से जो हमारी योजनाओं की जानकारी जो है हमारे आम किसान तक पहुँचाई। हरिद्वार कार्यक्रम के तहत खरीफ कृषक महोत्सव 2023 का आयोजन कराया जा रहा है। जनपद हरिद्वार में जनपद स्तरीय उद्घाटन आज बहादुराबाद विकासखंड से कराया गया, सॉइल टेस्टिंग लैब से हमारी, जिसमें 6 रथों को माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री गणेश जोशी जी द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। ये सभी रथ सभी अपने विकासखंडों में जाएंगे और विकासखंड की हर न्याय पंचायत में कल अर्थात 25 से दिनांक 5 मई तक जो है प्रत्येक न्याय पंचायत में खरीफ कृषक महोत्सव का आयोजन कराया जाएगा। इसमें कृषि और सभी अन्य डिपार्टमेंट जो हैं, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, मंडी और कृषि वैज्ञानिक सभी किसान बंधुओं को अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी देंगे। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने ऐसे 188 लोगों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि उत्तराखंड के बाहर महाराष्ट्र और लखनऊ में भी बद्री केदार मंदिर समिति की बड़े स्तर पर संपत्ति है। अजेंद्र अजय का कहना है कि जल्द ही मंदिर समिति की जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की दुकानों को सालों पहले लीज पर लिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में लीज पर दुकान लेने वाले लोग समिति को किराया नहीं दे रहे हैं। पिछले साल भी करीब 22 लाख की वसूली ऐसे ही लोगों से की गई थी। इस बार भी बड़े स्तर पर लोगों को चिन्हित किया गया है। अजेंद्र अजय का कहना है कि मंदिर समिति की दुकान का किराया न देने वाले और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया कि मंदिर समिति की जो विभिन्न स्थानों पर प्रदेश और प्रदेश से बाहर जो परिसंपत्तियां हैं उन पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया, मैंने इसकी तत्काल छानबीन कराई। जो परिसंपत्तियां हैं हमारी, उनका पूरा ब्यौरा तलब किया और उसके पश्चात हमने जो अवैध रूप से कब्जा धारक है ऐसे 188 लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं। चाहे पूरे भारतवर्ष में हो, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को जो है वो दान की गई हैं, लेकिन अभी क्योंकि बहुत समय से उसमें कई संपत्तियां ऐसी हैं जिनमें कि कब्जा हो चुका है। कई लोग वहाँ पर जो है अवैध रूप से उसमें बस गए हैं। इसको लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो है समय समय पर कार्रवाइयाँ भी करती है और अभी जो है श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये निर्णय किया है कि जो अवैध कब्जे हैं उनसे उन कब्जेदारों से जो है बात की जाए। सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिन लोगों ने दान दी है ज़मीनें, उन लोगों ने अपना कोई मंतव्य सामने रख के ये ज़मीनें दान दी होगी। उनके इच्छा के हिसाब से भगवान बद्रीनाथ की सेवा में इन ज़मीनों का इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार को अतिक्रमण या जो भी कब्जे उनको हटा कर तुरंत इसमें कार्रवाई करनी।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के बयान का स्वागत शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वर आनंद ने बयान का स्वागत किया है। जनसंख्या बढ़ने के मामले में भारत चाइना से भी आगे, जनसंख्या बढ़ने से मानव संसाधन कमजोर हो रहा है। संसाधन है, मानव संसाधन वो कमजोर हो रहा है। हमारे पास अगर मनुष्य ज्यादा हो गए हैं तो हमको उनका सदुपयोग करना आना चाहिए। हम अपने पास जो संसाधन, मानव संसाधन है, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज जब घोषणा होती है कि भारत नंबर 1 पर चला गया जनसंख्या के मामले में, तो चीन खड़ा हो जाता है। वो कहता है हमारे पास 80 करोड़ प्रशिक्षित लोग हैं। भारत नहीं बोल पाता कि नहीं हमारे पास तो 100 करोड़ है। नहीं, क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ है नहीं कि हमारे यहाँ का जो बच्चा है उसको हम प्रशिक्षित कर दें, उसको शिक्षित कर दें, उसको योग्य बना दें। रुड़की में किसान के गन्ने के खेत में आग लग गई। बता दें कि HT लाइन में फॉल्ट होने से आग लग गई है। आग ने किसान के खेत में खड़ा गन्ना जलाकर राख कर दिया। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। चारधाम यात्रा पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है। मौज मस्ती या पिकनिक के तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए, ये कहना है देश के वरिष्ठ संतों का। दरअसल बीते कई सालों से चारधाम यात्रा में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। देवभूमि में आने वाले तीर्थयात्री मौज मस्ती के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, जिसे लेकर संतों ने ऐतराज के बाद अधिकारियों ने भी देवभूमि आने वाले श्रद्धालुओं से यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की अपील की है। एक दौर था जब देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों पर जाने से पहले श्रद्धालु अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाकर ही पहाड़ों पर जाते थे। आज की तरह उस दौर में ना तो सड़कें भी नहीं थी, हवाई सेवा भी उपलब्ध नहीं थी। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में तेजी से इजाफा हुआ है। गर्मी की छुट्टियों में जब देश भर में भयंकर गर्मी और उमस से लोग बेहाल होते हैं तो ठंडे पहाड़ों का रुख करते हैं। लोगों की पहाड़ों के प्रति ये दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही है। तीर्थ स्थान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वहाँ उसी तरह के लोगों को प्रवेश देना चाहिए, और जो मौज मस्ती करने के लिए घर से निकले हुए हैं वो भी अच्छे हैं उनको, लेकिन दूसरे स्थान पर जहाँ पर मौज मस्ती का वातावरण बनाया जा सके वहाँ बना करके उनको वहाँ भेजना चाहिए। तीर्थ स्थानों में ही मौज मस्ती दोनों ठीक नहीं है। वो तीर्थ स्थान तपस्या का स्थान है। जो लोग पिकनिक की भावना से अगर यहाँ आते हैं तो वो अगर घर में ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि जो स्वयं भी आकर के अव्यवस्था फैलाते हैं, और जो यात्री यहाँ आते हैं धार्मिक रूप से 90% लोग, उनको भी असुविधा होती है और प्रशासन को भी असुविधा होती है। क्योंकि पिकनिक का ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आत्मरंजन का विषय है। आत्मा का रंजन करने के लिए आध्यात्मिक यात्राएं की जाती है, हमारी पौराणिक परंपरा है। और देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में जो है यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, और यहाँ का शासन प्रशासन, साधु समाज, ब्राह्मण, सभी व्यापारी वर्ग के बंधु जितने भी लोग हैं सब स्वागत के लिए तत्पर हैं। आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो इस प्रकार के अगर कुछ लोग आते हैं सामाजिक रूप से तो उसको शासन को सख्ती से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। आग्रह हम लोगों का ये ध्यान रखा जाए यहाँ की मर्यादा, पवित्रता, विशेषकर गंगा की शुचिता का। तीर्थ में आने वाले यात्रियों के भीतर ये आस्था रहनी चाहिए कि पवित्रता रखी जाए। तो मैं यात्रियों से निवेदन करना चाहूँगा, वह यात्रा के पवित्र और यहाँ की शुचिता और यहाँ की मूल्य परंपराओं का आदर करते हुए यात्रा को सम्मान दें। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से।
हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा में अभी तक 17 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और उत्तराखंड सरकार सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक ही अपनी यात्रा करे, ऐसा कहना है राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने कहा है कि दर्शनार्थी की संख्या की बाध्यता को राज्य सरकार ने खत्म कर लिया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। कहा कि बीते दिनों रोज के केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे केदारनाथ धाम में यात्रियों का पंजीकरण 30 अप्रैल तक के लिए रोक दिया गया है। बता दें कि 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के लिए 96,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने केदारनाथ के लिए पंजीकरण करवाया है, जबकि अभी तक केदारनाथ के लिए पंजीकरण की संख्या 6 लाख के पास पहुंच गई है। ऐसे में केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते यात्रियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीएम ने श्रद्धालु से ये अपील की है। अभी तक 17 लाख तो श्रद्धालुओं ने अपने पंजीकरण यहाँ पर कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि अब कैपिंग की व्यवस्था नहीं है, कैपिंग की व्यवस्था हमने हटा दी है, तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, वहाँ की यात्रा बहुत हर्षोल्लास के साथ चल रही है। केदारनाथ में थोड़ा सा बर्फबारी होने के कारण से काफ़ी बर्फ़ आ गई है वहाँ पर। कल वहाँ के बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं, तो आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मैं ये अपील भी करता हूँ कि वो अपनी यात्रा मौसम के ठीक पूर्वानुमान के अनुसार, मौसम की जैसी जानकारी हो उसके अनुरूप ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने ठीक प्रकार से की हुई है। और अभी जो हाई एल्टीट्यूड हैं हमारे केदारनाथ जी हैं, हमारी जो है यमुनोत्री जी हैं, यहाँ पर अभी मौसम थोड़ा स्पष्ट नहीं है और वहाँ बर्फबारी भी हो रही है, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। इसलिए सरकार ने एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया है कि फ़िलहाल अभी 2-3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं और यात्रियों को अभी नीचे जो पड़ाव हैं वहाँ पर रुकने के लिए निर्देशित किया गया है कि यात्री वहाँ पर रुकें। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा है कि अगले 3-4 दिन तक प्रदेश में मौसम बदलने के आसार है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बता दें कि मैदानी इलाकों की तो अभी अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। साथ ही कहा जा रहा है कि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दोपहर के बाद बादल गरजने के साथ ही तेज बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसके लिए यात्री सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और किसी पेड़ के नीचे न खड़े हुए। इसके साथ ही मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर भी 29 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है।
मैदानी क्षेत्र हैं उसमें तो ज़्यादातर अभी साफ़ ही रहेगा मौसम। जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है अगले 4-5 दिनों में 27-28 तक मौसम साफ़ ही रहेगा। लेकिन अभी तो खैर काफ़ी पहले हो गया, लेकिन 28 तारीख के बाद जो है 29, 30 या 1 तारीख में अभी जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि उसके बाद जो है फेयरली वाइड स्प्रेड एक्टिविटी जो उत्तराखंड में मिल सकती है, जिसमें जो है जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश मिलने की संभावना है। हल्द्वानी के अंबेडकर नगर क्षेत्र में एक घर में सिलेंडर फटने के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोग के झुलसने की खबर सामने आ रही है। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बड़ी मुसीबतों के बाद में आग पर काबू पाया, जिसके बाद पुलिस और 108 की मदद से झुलसे हुए लोगों को सुरक्षित सुशीला तिवारी और कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उनका इलाज अभी भी जारी है। यहाँ पे 2 पेशेंट आए हैं और आग सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी थी, जिसमें 3 लोग झुलस गए हैं। 1 लोग ज़्यादा झुलसे हैं और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इलाज तुरंत प्रॉपर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 1 लोग कृष्णा में है, 2 लोग सुशीला तिवारी में एडमिट है और उनका इलाज शुरू करा दिया गया है। 3 युवकों को लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करना और उसकी वीडियो रील बनाना सोशल मीडिया पर वायरल करना उस समय भारी पड़ गया जब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पूरा मामला लक्सर की पथरी थाना क्षेत्र के अलावपुर का है, जहां पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक ने फायरिंग को अंजाम दिया। तीनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि थाना पथरी क्षेत्र के अलावलपुर गांव में फायरिंग की सूचना थी, जिस पे जो तत्काल पुलिस बल मौके पे गया था और पता चला कि कोई लाइसेंसी असले से अपनी हर्ष फायरिंग कर रहा था और रील भी बना रहा था। तो मौके से 3 लोगों को थाने लाया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जोशीमठ से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर परसारी नगर के पास में हिंदुस्तान की अंतिम सरहद तक जाने वाली मुख्य सड़क गुजरती है, जिस जगह पर पिछले दिनों बीआरओ के कई जगहों पर सेफ्टी दीवार का निर्माण किया गया था, जो निर्माण कार्य लाखों की लागत से किया गया था। और बड़ी बात तो ये है कि बीआरओ की ये सेफ्टी दीवार एक बरसात तक नहीं झेल पाई है। यहाँ तो एक ही बरसात में पूरी सेफ्टी दीवार दरारों में तब्दील हो गई। बता दें कि परसारी के पास में बनाया गया लाखों की लागत से बीआरओ की ये सेफ्टी दीवार आने वाले दिनों में यदि ज्यादा बरसात होगी तो पूरी दीवार पर भर में जमींदोज हो सकती है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। केंद्रीय रक्षा और राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट अपने जनपद भ्रमण के दौरान उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उन्होंने सांसद निधि के आई अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया ताकि लोगों को और बेहतर उपचार मिल सके। वहीं उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना। यहाँ पर बहुत परेशानी थी। जब मैं पिछले दिनों यहाँ आया था तो अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता था और उसमें भी पैसा पड़ता था। अब आज अल्ट्रासाउंड मशीन को हमने लोकार्पित कर दिया है, जनता के लिए खोल दिया है। ट्रायल में अभी तक जो 50 अल्ट्रासाउंड हुए हैं वो अव्वल पाए गए हैं। मुझे यहाँ के जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हमारे ज़िले की सबसे अव्वल लेटेस्ट मशीन ये आई है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लेटेस्ट मशीन अल्ट्रासाउंड की जसपुर में लगी है। सीमांत खतीमा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान में छापा मारकर कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब, अंग्रेजी शराब, बियर की बोतलों के साथ में कच्ची शराब पकड़ी है। इसी के साथ 6 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा के निर्देशानुसार क्षेत्र रुद्रपुर और जनपदीय परिवर्तन दल द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई। खटीमा में जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर श्री अशोक मिश्रा जी द्वारा जो आदेश दिए गए थे छापामारी के लिए, उसमें आज हमारे द्वारा छापामारी की गई। इसमें खटीमा क्षेत्र और पर्यटन टीम रुद्रपुर साथ मिलकर कार्रवाई की, जिसमें चकरपुर, आलावती, कुटरा, सहजना, मीराबाद, भोर आदि क्षेत्रों में तभी दी गई। कुल 6 लोग पकड़े गए, जिसमें कुछ देसी शराब है,
कुछ बियर है, अंग्रेजी शराब है। बाराकोट ब्लॉक के सिमल टुकरा में 5 मार्च 2023 को मदन सिंह नाम का एक व्यक्ति गांव के रास्ते में घायल अवस्था में मिला, जिसको ग्रामीणों के द्वारा लोहाघाट अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। इसके बाद लोहाघाट पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया था। वहीं गांव के कुछ लोगों ने मदन सिंह की हत्या का अंदेशा जताते हुए गाँव के ही कुछ लोगों पर शक जताते हुए डीएम चंपावत को पत्र लिखा था। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि मृतक मदन सिंह की बेटी सरिता ने शनिवार को लोहाघाट थाने में आकर अपने पिता की हत्या होने की आशंका जताते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लोहाघाट थाने में तहरीर दी। मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। देखिए, अभी होली के समय एक यहाँ पे स्थानीय वृद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसका पंचायत में पोस्टमार्टम का हवाले रखी गई थी। अभी उनकी पुत्री के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि उनको अंदेशा है कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो उनके पिता की हत्या की गई है, तो इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। खटीमा में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी और उप प्रभागीय वन अधिकारी खटीमा ने अवैध शिकार और वनों की सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में एसटीएफ कुमाऊं यूनिट और सुरई वन क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुखबिर खास की सूचना पर खटीमा पूरनपुर पीडब्ल्यूडी मार्ग पर सुरई वन क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में सुरई पुल के पास चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति पीलीभीत की तरफ से आते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक व्यक्ति के पास पिट्ठू बैग और दूसरे व्यक्ति के पास प्लास्टिक का बैग था। दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर जमा तलाशी की गई और बैग में 2 किलो 700 ग्राम पेंगोलिन शल्क और दूसरा व्यक्ति प्लास्टिक बैग में 2 किलो पेंगोलिन बरामद हुए। पेंगोलिन के स्किन्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं। ये लगभग 4.7 किलोग्राम जो है इनका वेट है और यूपी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से 2 लोग जो हैं 2 पोचर्स इसको उत्तराखंड में ला रहे थे और यूपी के बॉर्डर से जब एंट्री होती है सुरई रेंज में पूरनपुर रोड पे इनको जो है दबोचा है और इसमें वन क्षेत्र अधिकारी सुरई एवं जो एसटीएफ पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है इनका ये ज्वाइंट ऑपरेशन था और ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि 2 लोगों द्वारा पेंगोलिन के